दोस्तों नमस्कार। स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, उसमें क्लास 8 है। आज हम पढ़ेंगे हैदर अली, टीपू सुल्तान, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए। इन युद्धों के बारे में बार बार प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। कभी इनका तिथियों से मिलान करने को आता है तो कभी इन युद्धों के बाद जो संधियाँ हुई उनसे मिलान करने को आता है। साथ ही हैदर अली, टीपू सुल्तान से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है यूपी पीसीएस के लिए, यूपी आरओ के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हैदर अली से और मैसूर राज्य से। आपको पता है 18वीं शताब्दी में जब भारत के महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्वयं की शक्ति से अपना स्वतंत्र राज कायम कर रहे थे तो दक्षिण भारत में एक महान योद्धा जिसने अपना प्रारंभिक जीवन मात्र एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया, अपनी योग्यता और महत्वाकांक्षा के बल पर सशक्त मैसूर राज्य की स्थापना की। ये लाइंस किसके लिए? हैदर अली के लिए हैं। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है और मैसूर राज्य का उदय होता है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था, परंतु इसी के शासनकाल में मैसूर की वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों के हाथ में थी, नंदराज और देवराज के हाथ। इन्हीं के हाथों इस विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद सारी शक्ति इन्हीं दो मंत्रियों के हाथों में स्थानांतरित हो गई। देवराज मुख्य सेनापति था, नंदराज राजस्व अधीक्षक था। हैदर अली सर्वप्रथम नंदराज की सेना में भर्ती हुआ था। जानते हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ था। इनके पिता का नाम था फतेह मोहम्मद, एक किलेदार थे। किलेदार होने के कारण हैदर अली को सेना में भर्ती होने में आसानी हुई। तो 1755 में क्या करते हैं, नंदराज की सेना में भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि ये सैन्य क्षमता से इनके अंदर बहुत योग्यता और सैन्य क्षमता होती, इसी कारण नंदराज इनसे प्रभावित होकर डिंडीगुल का फौजदार बना देता है। इसको याद रखिएगा। तब हैदर क्या करते हैं, अपना एक निजी सलाहकार किसको बनाते हैं? खांडेव राव को, जो एक हिंदू था। डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्र कारखाना भी खोलते हैं जिसमें वो फ्रांसीसियों से सहायता ग्रहण करते हैं। ठीक है। 1760 में महत्वाकांक्षी हैदर खांडेव राव के सहयोग से नंदराज को हटाते हैं और स्वयं मैसूर के शासक बन जाते हैं। तो याद रखिएगा 1760 में स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना होती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर क्या करते हैं, 1763 तक हैदर ने हैचकोट, सेरा, बेदनूर आदि राज्यों को जीत लिया और उसने दक्षिणी पोलीगारों को भी जीता। बेदनूर का नाम बदलकर उसने हैदर नगर रखा। याद रखिएगा किस क्षेत्र का नाम उसने हैदर नगर रखा? तो वेदनूर का नाम उसने हैदर नगर रखा। इसके मराठों से भी कई युद्ध हुए, लेकिन और इसके क्षेत्र भी मराठों ने जीत लिए, परंतु जैसे ही पेशवा माधवराव की मृत्यु होती है, हैदर पुनः अपने क्षेत्रों को वापस ले लेता है। हैदर के बारे में अगर और जाने तो इसने सोने और चांदी के सिक्के चलाए, जिस पे किसके चित्र अंकित थे? शिव के, पार्वती, विष्णु जैसे हिंदी देवी देवताओं के चित्र अंकन थे। हैदर की पत्नी और टीपू की माता का नाम फातिमा बीबी था। हैदर ने सर्वप्रथम भारत में किसी युद्ध में रॉकेट प्रणाली का प्रयोग किया था, जबकि वह इलिटरेट था। इस पॉइंट को इस पीडीएफ में मेंशन नहीं किया गया, इसको नोट कर लीजिए। हैदर ने सर्वप्रथम भारत में किसी युद्ध में रॉकेट प्रणाली का प्रयोग किया था। हैदर पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को दक्षिण में परास्त किया था। ठीक है, अंग्रेजों से लोहा लिया था। हैदर के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, उन्हें क्या कहते थे? आसिफी कहते थे। आसिफी। ओके, चलिए शुरू करते हैं अगला। हैदर अली ने अपना पहला युद्ध पोलीगारों के विरुद्ध लड़ा था। पोलीगार कौन थे? जमींदार वर्ग थे। शुरू होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। युद्ध शुरू करने से पहले हमें जानना बहुत आवश्यक है कि कारण क्या थे। कारण थे अंग्रेजों का 1776 में हैदराबाद के निज़ाम से संधि उत्तरी सरकार के बदले। क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1776 में हैदराबाद के निज़ाम से एक संधि करी, जिसमें अंग्रेजों ने निज़ाम को उत्तरी सरकार के बदले हैदर अली के विरुद्ध सहायता देने का वचन किया। अतः हैदर की नाराजगी यहाँ पे स्वाभाविक थी। और दूसरा कारण क्या था कि मद्रास और कर्नाटक की सरकारों के बीच तो वैसे ही सीमा विवाद चल रहा था हैदर का। तीसरा कारण और था कि जो मराठों के
साथ पहले से ही अर्काट और अन्य भूप्रदेशों को लेकर हैदर और मराठों का झगड़ा चल रहा था। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों को लगा ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं सारे पड़ोसी इसके विरुद्ध हैं। तो एक त्रिगुट बनाते हैं अंग्रेज। त्रिगुट में कौन कौन होता है? मराठा, निज़ाम, अंग्रेज, और दूसरी तरफ होते हैं अकेले हैदर अली। हैदर अली इधर मौके की नज़ाकत को समझते हैं, इसीलिए सीधे युद्ध न लड़कर कूटनीति का सहारा लेते हैं, साम दाम दंड भेद का सहारा लेते हैं। मराठों को धन देकर वो वापस भेज देते हैं। देखिए मैंने स्टार्ट में मेंशन किया, मराठों को क्या देते हैं? धन देते हैं। निज़ाम को भूमि प्रदेश प्रदान करके इस त्रिगुट को तोड़ देते हैं। अब त्रिगुट में कौन बचता है? अंग्रेज। अंग्रेज अब परेशान हो जाते हैं कि वो तो अकेले बचे हैं, इसीलिए वो दो ओर से हैदर को घेरने की कोशिश करते हैं। मुंबई से आते हैं कर्नल वुड, मद्रास से आते हैं जोसेफ स्मिथ। लगभग 1.5 वर्ष तक युद्ध चलता रहता है। हैदर मद्रास को घेर लेता है। ठीक है, हैदर मद्रास को घेर लेता है। अंग्रेज बेहद भयभीत होते हैं और एक अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। कब हुई थी? 1769 में। बिल्कुल याद रखिएगा ये डेट, बार पूछी जाती है। साथ ही ये जरूर याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में। हमने अभी बताया लगभग 1.5 वर्ष तक चला, तो याद करने में आपको आसानी होगी। 1769 में मद्रास की संधि होती है, इसको भी याद रखिएगा। इस संधि में क्या होता है? दोनों पक्ष एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटाने का वचन देते हैं। अंग्रेज हैदर को किसी बाहरी शक्ति द्वारा आक्रमण किए जाने पर सहायता देगा, ऐसा वचन देता है। साथ ही ऐसा वचन हैदर अली भी अंग्रेजों को देता है। ठीक है, उस युद्ध एक चीज़ हुई थी, इस युद्ध से अंग्रेज पराजित ही नहीं हुए थे, बल्कि जो था कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, इस मिथक को हैदर ने बखूबी तोड़ दिया था। तो बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। आप जानते हैं कि अंग्रेज बहुत ही कुत्सित प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने जो वचन दिया था कि अगर हैदर पे कोई बाहरी आक्रमण होगा तो उनकी मदद करेंगे, किंतु जब 1771 में मराठे हैदर के राज्य में आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज सहायता नहीं करते हैं। सहायता ऐसी होती है जो खाली एक दिखावटी सहायता होती है। हैदर को यहाँ महसूस होने लगता है कि अंग्रेज़ों के बजाय अगर वो फ्रांसीसियों से निकटता रखेगा तो उनकी सहायता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि फ्रांसीसी बंदरगाह माहे से हैदर का कुछ गोला बारूद, सैनिक साजो सामान मैसूर पहुँचता था। अतः फ्रांसीसियों की निकटता के कारण वारेन हेस्टिंग्स सदैव हैदर को सशंकित नज़रों से देखता रहा। इसी समय वो मौके का इंतज़ार करता है। क्या करता है? इसमें जो हैदर के हिस्से वाला जो माहे होता है उस पर अंग्रेज़ आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और एक उसको जीत लेते हैं। इससे हैदर को ये चुनौती पूर्वक लगता है और वो इसको स्वीकार कर लेता है, इस चुनौती को। और वो क्या बनाता है? एक त्रिगुट बनाता है, निज़ाम, मराठा और हैदर का। त्रिगुट में कौन कौन होता है? निज़ाम होते हैं, मराठा होते हैं, हैदर होते हैं। ये त्रिगुट कौन बना रहा है इस बार? हैदर बना रहा है, क्योंकि उसने अभी पिछले युद्ध में ही निज़ाम और मराठा को धन और प्रदेश दिए थे। ये आक्रमण कर देते हैं कर्नाटक पे और अर्काट को जीत लेते हैं। कर्नल वेरी मारा जाता है। अब इससे अंग्रेज बौखला जाते हैं। ठीक है, अब अंग्रेज क्या करते हैं? जानते हैं कि डायरेक्ट हैदर से नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए वो भी त्रिगुट को तोड़ने का काम करते हैं। त्रिगुट तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं? गुंटूर देते हैं निज़ाम को, सालबाई की संधि करते हैं 1781-82 मराठियों से, और मराठा और निज़ाम को हैदर से अलग कर देते हैं। ठीक है, हैदर का सहयोग कौन कर रहा था? गोला बारूद हथियारों से फ्रांसीसी सहयोग कर रहे थे। और जब ये त्रिगुट बन जाता है अंग्रेज़ों का, निज़ाम का, मराठाओं का, तो पोर्ट नूवो के युद्ध में वह हैदर को घेर लेते हैं और 1781 में हैदर पराजित होता है। तो युद्ध में कौन था अंग्रेज़ों की तरफ से? सर आयुब कूट। साथ में ही हैदर अली के साथ कौन था? उनका बेटा टीपू सुल्तान। स्वयं हैदर, साथ में फ्रांसीसी सहयोग था, किंतु हैदर पराजित होता है और 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु उनका बहादुर पुत्र टीपू इस युद्ध को जारी रखता है और इस युद्ध का कोई खास निर्णय नहीं निकलता है। भले हैदर की मृत्यु हो चुकी थी, युद्ध को संघर्ष को टीपू ने जारी रखा था। इसी कारण मैंगलोर की संधि होती है, इसको अवश्य याद रखिएगा। संधि किस किस के बीच में होती है? लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच में विजित क्षेत्र लौटा दिए जाते हैं। संधि 1782 में होती है, इसको याद रखिएगा, डेट नहीं मेंशन है यहाँ पे।
ठीक है। एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा दिया जाता है, एक दूसरे के कैदियों को रिहा कर दिया जाता है तथा हम एक दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेंगे ऐसा वचन दिया जाता है। ये संधि लॉर्ड मैकार्टनी ने की थी। इसका वारेन हेस्टिंग्स बहुत मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इस संधि के बावजूद भी मैकार्टनी कर्नाटक को खो देगा। हैदर की यहाँ मृत्यु होती है, आपको पता है। इसी कारण टीपू सुल्तान मैसूर के नए सुल्तान बनते हैं। कब से कब तक इनका शासन है? 1782 से 1779 तक, 1782 से 1799 तक। टीपू सुल्तान के बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। दक्षिण भारत के एक इतिहास का अगर एक आकर्षक व्यक्तित्व और कुशल प्रशासक की बात करें दक्षिण भारत में कोई ऐसा है तो टीपू सुल्तान ही है। इस व्यक्ति ने कभी आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखा, ना ही अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया। उसने गुलामी से बेहतर मृत्यु को समझा। शासक के रूप में टीपू के विरोधी भी उसकी तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे, उसके प्रशासन की प्रशंसा करते थे। इसके राज्य में किसान भी खुश थे, व्यापारी भी खुश थे और जो सेना थी वो भी खुश थी। मूर ने इसके टीपू सुल्तान के बारे में लिखा भी है कि जब एक व्यक्ति एक अनजाने प्रदेश से गुजरते हुए देखे कि वहाँ फसलें लहला रही हैं, जनसंख्या उद्योग बहुत अच्छे हैं, नए नगर बस रहे हैं, व्यापार चरम पर है और प्रत्येक वस्तु में आकर्षण है, तो निश्चय वह यही कहेगा कि जनता कुशल प्रशासक के अधीन है। ऐसा प्रदेश का चित्र किसका है? टीपू के प्रदेश का चित्र है। सर जॉन शोर ने भी इनके बारे में लिखा है कि टीपू के किसान सुरक्षित हैं, श्रम के लिए प्रोत्साहन मिलता है और उसे अपने सैनिकों का विश्वास प्राप्त है। 1787 में बादशाह की उपाधि धारण करते हैं टीपू सुल्तान। टीपू एक शिक्षित व्यक्ति था। वह अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ आदि भाषाओं का ज्ञाता था। साम्राज्यवादी लेखक उसे सीधा साधा दैत्य की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सीधा साधा दैत्य की संज्ञा किसको मिली है? तो टीपू सुल्तान को मिली है। ओके, कुछ लोग इसे धर्मांध बताते हैं किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीपू ने हिंदू के कुर्गों, नायर जातियों का दमन किया, परंतु उसने मुस्लिम मोपलाओं का भी दमन किया। इसको याद रखिएगा। अपने नाम के उसने सिक्के चलाए जिन पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संवत की तिथि अंकित कराई। आधुनिक कैलेंडर चलवाया। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाया और सदस्यता ग्रहण की और खुद को नागरिक टीपू कहा। फ्रांसीसी क्रांति में उसने जैकोबिन क्लब का रोल और भूमिका देखी थी, इसीलिए उसने भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी फ्रांसीसियों की मदद से। फ्रांसीसी और मैसूर की मित्रता का प्रतीक एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था उसने मैसूर में। 1791 में मराठा आक्रमण करते से श्रृंगेरी मंदिर टूट जाता है। ठीक है, तो क्या करता है? वो धन देता है टीपू सुल्तान, उसका पुनरुद्धार कराता है, शारदा देवी मूर्ति की स्थापना करता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही क्या करते हैं? 1796 में एक नौसैनिक बोर्ड का गठन करते हैं। पोर्ट निर्माण के लिए केंद्र स्थापित करते हैं भारत में, मैंगलोर में, मलिदाबाद में, दाजिदाबाद में। ओके, टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय प्रशासक था जिसने देसी प्रशासन में पाश्चात्य प्रशासन का मिश्रण किया, यानी कि देसी प्रशासन में वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको इसने शामिल किया। उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मित्रता का एक वृक्ष लगाया। आपको पता है राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। इसको अवश्य याद रखिएगा। टीपू ने विदेशों से मित्रता और सहायता के उद्देश्य से अपने राजदूत मॉरिशस, अफगानिस्तान, अरब, कुस्तुनतुनिया, तुर्की और फ्रांस में भी भेजे। तुर्की याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो इनकी आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख़े खुता दादी कहते हैं। ओके, चलते हैं अगले युद्ध की तरफ। आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? 1790 से 1792 के बीच में। ठीक है, इसमें एक तरफ टीपू सुल्तान होते हैं, दूसरी ओर त्रिगुट होता है, अंग्रेज मराठी निज़ाम। ओके, 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसमें व्यवस्था थी कि कंपनी अब कोई नया प्रदेश नहीं जीतेगी, परंतु कॉर्नवालिस को ऐसा लगता था कि मैसूर पर अधिकार करना एक आवश्यक बुराई है, इसे करना हमारी आवश्यकता है। ये स्वयं कॉर्नवालिस के शब्द हैं। इसीलिए कॉर्नवालिस एक त्रिदलीय संघ बनाता जिसमें अंग्रेज, मराठी, निज़ाम होते हैं। ठीक है,
दोनों ही दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, इसलिए टकराव होना आवश्यक था, ज़रूरी था, होना ही था। क्योंकि टीपू कारण क्या थे युद्ध का, बहाना क्या लिया कि टीपू विदेशों से क्या कर रहा है, सहायता ले रहा है, विदेशों में दूतावास खोल रहा है, हमारी तरफ, हमारे लिए, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। इसका बहाना अंग्रेज लेते हैं और नाराज़गी दिखाते हैं तथा युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान घेर लिए जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है उसको करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और होती है कि जो त्रावणकोर के महाराजा होते हैं वो कोचीन रियासत को डचों से खरीदते हैं। कोचीन रियासत जो टीपू सुल्तान उसे अपनी मानता था, इसीलिए टीपू सुल्तान ऑब्वियस से नाराज होगा, वो आक्रमण करता है त्रावणकोर के महाराजा के खिलाफ 1789 में। अंग्रेज इसको एक अवसर समझते हैं और अपने त्रिगुट के साथ वहाँ पे हमला बोल देते हैं। और क्या करते हैं अंग्रेज, श्रीरंगपट्टनम को जीत लेते हैं, त्रावणकोर को जीत लेते हैं और टीपू को उसके ही दुर्ग में घेर लेते हैं। और फिर शुरू होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी की। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा। टीपू को 3 करोड़ रुपए देने होते हैं, लेकिन इतना पैसा उनके पास नहीं होता। इसी कारण उसको अपने 2 पुत्र अब्दुल खालिक, मुइजुद्दीन को अंग्रेज़ों के यहाँ बंधक के रूप में रखना पड़ता है। टीपू सुल्तान का एक प्रिय पुत्र होता है फतेह हैदर, उसको बंधक नहीं रखते हैं टीपू। साथ में ही ये नाम जरूर याद रखिएगा, अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन, ये पूछा गया है किन 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रखा था। टीपू ने अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार सहित लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है, चूँकि मराठे और निज़ाम भी शामिल थे तो इन्हें भी कुछ ना कुछ देना था युद्ध की भरपाई के रूप में। तो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मराठों को मिलता है, निज़ामों को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिलता है। ठीक है, ये भी नाम मात्र का एक कह सकते हैं ना युद्ध विराम वाली संधि थी। अंग्रेजों की भूख अब बढ़ चुकी थी, अब वो चाहते थे किसी प्रकार मैसूर को जीत लिया जाए, इसीलिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यह मैसूर युद्ध मैसूर के लिए बड़ा ही विनाशकारी सिद्ध होता है। इस युद्ध के लिए टीपू ने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था, फिर से वही लगाया कि आप विदेशी सहायता मांग रहे हैं, और वेलेजली ने टीपू पर आरोप लगाया कि मराठों निजामों से मिलकर आप अंग्रेजों के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं। वही बात जो पिछले युद्ध में उन्होंने करी थी। तो क्या करते हैं कि आप एक काम करो, आप सहायक संधि स्वीकार कर लो। लेकिन मैंने आपको बताया कि टीपू को झुकना पसंद नहीं था, उससे अधिक वो मृत्यु को शेषकर समझते थे। उसने सहायक संधि को ठुकरा दिया। युद्ध की दशा में प्रयासरत जो अंग्रेज थे वो सफल हो गए, और अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों और निजामों से समझौता कर लिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप इस जो भी हमें मिलेगा हम 3 आपस में बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। वेलेजली ने युद्ध की घोषणा की। मैसूर पर पूर्व से स्वयं वेलेजली ने आक्रमण किया, जनरल हैरिस ने आक्रमण किया, पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण किया। संयुक्त सेनाओं ने टीपू को पराजित किया। निज़ाम भी थे, मराठे भी थे, और खुद अंग्रेज 2 जगह से आक्रमण कर रहे थे, एक पूर्व से और दूसरे पश्चिम से। पूर्व से कौन थे, जनरल हैरिस, पश्चिम से कौन थे, जनरल स्टुअर्ट। टीपू का पराजित हो जाना स्वाभाविक था। श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर लड़ते हुए वह मारा जाता है, और मैसूर राज्य का यहाँ से कहते हैं ना जो एक विनाश हो जाता है, शुरू नहीं होता, विनाश हो जाता है। ठीक है, मैसूर पर पुनः वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को सत्तासीन कर दिया जाता और उस पर एक सहायक संधि थोप दी जाती है। टीपू के जो 2 पुत्र थे जो बंदी थे, अब्दुल खालिक, मुइजुद्दीन, उन्हें पेंशन प्रदान की जाती है। अब आप देख रहे हैं कि मैसूर का आधा राज तो अंग्रेजों के पास श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से आ ही गया था। मैसूर में अब जो वाडियार वंश का शासक था कृष्णराज द्वितीय, वो नाम का शासक था, सहायक संधि हस्ताक्षरित कर चुका था, इसलिए मैसूर अब अर्ध अंग्रेजी राज्य बन गया था। युद्ध में सफल होने के बाद लॉर्ड वेलेजली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा मार्क्विस की उपाधि दी गई। साथ ही वेलेजली ने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। तो ये थे आंग्ल मैसूर युद्ध। ये था एक महान युग हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।